नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 पर आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। उत्तराखंड के जोशीमठ में आपदा का संकट गहराता ही जा रहा है। जोशीमठ के लोग बेबस हैं क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनका आशियाना बर्बाद हो रहा है। जोशीमठ में बढ़ती दरारों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों अलर्ट मोड पर हैं। बैठकों का दौर जारी है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक्शन में हैं। अब तक करीब 700 से ज्यादा घरों में दरार की पुष्टि हो चुकी है। वहीं असुरक्षित इमारतों पर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला था, लेकिन इस कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। करीब 150 से ज्यादा परिवारों को राहत शिविर में पहुंचा दिया गया है। जोशीमठ के लोगों का दर्द पूरा देश महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस संकट पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं आज होम मिनिस्टर अमित शाह और जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, ने भी मुख्यमंत्री धामी से फोन पर बातचीत की। सरकार की कोशिश अपनी जगह है, लेकिन लोगों की परेशानी भी जायज़ है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जोशीमठ की समस्या को वो कैसे देखते हैं। रावत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जोशीमठ को लेकर देश भर में चिंता है, उत्तराखंड में चिंता है। आप जैसे लोग जो उत्तराखंड से की ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो इस समस्या को कैसे देख रहे हैं? क्या रास्ता दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी तो जो तत्काल जो आवश्यकता थी उसको सरकार ने किया है जी। सभी लोगों को पुनर्वास किया है उनका जी और होटल्स हैं वहाँ पर, उनमें उनकी व्यवस्था की गई है। जी। जो तात्कालिक जरूरत थी उसको पूरा किया गया है। मैं कल पूरा दिन जोशीमठ में रहा और मेरे साथ दो भूवैज्ञानिक भी मेरे साथ वहाँ पर रहे जी। और भूवैज्ञानिकों को साथ ले जाने का मकसद मेरा यही था कि मैं कुछ समझूं वहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो कैसे निर्माण हुई हैं जी। और इसलिए मैं वहाँ पर कल 4-5 घंटे मैंने वहाँ पर क्षेत्र का बिल्कुल भ्रमण किया जी। और जो वहाँ की हालात है, वहाँ पर लैंडस्लाइड भी कर रही है, सिंक भी कर रही है जी। और इसलिए बहुत जरूरी है कि उसका अध्ययन किया जाए, वैज्ञानिक विधि से उसका अध्ययन किया जाए और उस पर वैज्ञानिकों की राय के आधार पर काम किया जाए। जी। जो मुझे लगता है वहां पर अभी सबसे बड़ी उसकी जोनल प्लानिंग की जरूरत है। जी। जोन वाइज प्लानिंग की जरूरत है कि कौन कौन सा इलाका किस तरह से है, जी। क्योंकि जो दरारें आई हैं वो पूरब से पश्चिम की तरफ भी आई हैं और पश्चिम से फिर वो चक्राकार में घूमी है और इसलिए जो जो धरती का जो वहां पर जो उसका प्रभाव दिख रहा है, उस पर जो भूगर्भीय जो गतिविधियां वहां पर चल रही हैं जी। वो एक तरह से सर्किल में है जी। और जोशीमठ मूलतः जो दिखाई दे रहा है वो बोल्डर्स पर बसा हुआ है। ये इलाका है जहां पर इस तरह की ये हलचलें तेज हुई है जी। और इसलिए उसको अलग अलग जोन्स में बांट करके कौन सी जोन ऐसी है कि जो स्टेबल है जी। तो उसको हम एक पार्ट में कर सकते हैं। जी। दूसरा वो हिस्सा है जी। कि जो ट्रीट किया जा सकता है, जिसको फिर रहने योग्य किया जा सकता है। जी। और तीसरा है कि जो रेड जोन है, जो लगता है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, तो अगर इस तरीके से हम उसको डिवीजन में बांट करके, अलग अलग हिस्सों में बांट करके और वहाँ पर आगे की रणनीति बनाए तो मुझे लगता है कि काफी कुछ हिस्से को बचाया जा सकता है और जो लोग वहाँ पर हैं, क्योंकि समस्या केवल लोगों को कहीं पुनर्वास की नहीं है, सबसे बड़ी जो चिंता है फ्यूचर की कि उनका रोजगार का क्या होगा। जी। तो ये हमारे सामने एक चिंता है, सरकार के सामने एक चिंता है। सरकार को मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके उस पर काम करना चाहिए। जी। तमाम जो विशेषज्ञ समितियां हैं हमारे पास, यहाँ पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, IIT रुड़की है, हमारे पास FRI का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हमारे पास सर्वे ऑफ इंडिया है, तमाम ऐसे बड़ी बड़ी संस्थान हमारे पास हैं। जो आपने जिक्र किया कि आप भी 2 भूवैज्ञानिकों के साथ गए थे, उन भूवैज्ञानिकों ने, मतलब वो इतना छोटा सा रिसर्च का काम नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी फौरी तौर पर क्या राय थी? 2 चीजें आप मुझे समझाइए। एक तो वो कह रहे थे कि कारण क्या है इसका, क्यों हुआ, और दूसरा क्या इसका रास्ता है, फिर हम आगे बात करते हैं इस पर।
देखिए ये भूकंप की दृष्टि से हमारा ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है ये। जी और ये यहाँ हेलंग मारवाड़ी से शुरू होकर के और पूरा हिमालय के आखिरी छोर तक लगभग 2500 किलोमीटर का ये फॉल्ट है, जी जिसको मेन थ्रस्ट कहा जाता है। और इसलिए यहाँ पर जो भूगर्भीय हलचल है वो लगातार बनी रहती है। जी अब इस समय थोड़ा उसका बड़ा रूप सामने आया है। हम भी जो लोगों से भी मिले तो कई लोगों का कहना था कि हमको रात को कुछ आवाज सुनाई देती है कि जैसे जमीन के अंदर, धरती के अंदर कोई मूवमेंट है। हलचल हो रही है, कुछ चीजें टकरा रही हैं। इस तरह की आवाज उन्होंने कहा कि हमको सुनाई दी है। जी और इसलिए मेन कारण ये है कि जो भूगर्भीय हलचल है वो उसका ये परिणाम है कि वहां पर जो जमीन जो है वो खिसकी है, जो चट्टानें हैं वो चट्टान कहूँ या बोल्डर्स जो कहूँ मैं, जी वो खिसके हैं नदी की तरफ। जी। जी लेकिन सर आपने वाडिया इंस्टीट्यूट का जिक्र किया, आईआईटी रुड़की का जिक्र किया। हकीकत तो यह है कि वाडिया इंस्टीट्यूट ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी इस मसले पर, और इससे पहले 1976 की रिपोर्ट का भी जिक्र सब लोग कर रहे हैं, जो मुकेश मिश्रा कमेटी की कमीशन की रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट आने से क्या होता है? हम तो वैसे ही सोते रहते हैं। नहीं, बात सही है आपकी। इस पर हमको वैज्ञानिकों की राय के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को भी समझाना चाहिए कि भाई आप शॉर्ट टर्म मत सोचिए, लॉन्ग टर्म सोचिए। दीर्घकालिक योजना किसके लिए जरूरत है? जी, लेकिन दीर्घकालिक योजना सर, अभी जो बात है आपने ठीक जिक्र किया कि दीर्घकालिक योजना की जरूरत है और उस पर सोचना चाहिए। लेकिन जो जिनके घर टूट रहे हैं, जिनकी दीवारें टूट रही है, जिनका आशियाना बच नहीं रहा, उनकी पहली जरूरत तो है कि वो उनको कैसे आप डिस्प्लेस करेंगे। अब 700 घर हैं, आपने बताया कि 150 घरों को डिस्प्लेस किया गया, 150 परिवारों को, तो अभी बहुत सारे लोग हैं। और मैं देख रहा था सुबह से कि बहुत सारे लोग बाहर जाना नहीं चाहते छोड़ के, क्योंकि केवल मकान को होटल में बदल देना या धर्मशाला में चले जाने से तो काम नहीं होगा, जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं, आपका अनुभव बड़ा है इस मसले पर। तो क्या रास्ता, पहले शॉर्ट टर्म प्लान क्या है सरकार का? शॉर्ट टर्म तो पहले उनका जीवन की सुरक्षा है जी, और जो दीर्घकालिक योजना है कि उन लोगों का जो व्यवसाय है जी, वो फिर वो उसको कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, कैसे वो अपनी जो पुरानी जो उनकी स्थिति है उसको बहाल किया जा सकता है। जी, क्योंकि देखिए जोशीमठ हमारा पौराणिक शहर है, ये जी, जो पौराणिक काल से उसका एक विशेष महत्व रहा है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है वहां पर हमारी सेना का वहां पर हमारा बहुत बड़ा केंद्र है। पर्यटन गतिविधियों का हमारा बहुत बड़ा केंद्र है जोशीमठ। और इसलिए जो वहां पर जो लोग परिवार वहां पर जिनके आजीविका पर्यटन पर आधारित रही है, उन घरों पर जो आज डिसमेंटल करने की जिनकी स्थिति आ रही है, तो उनको कैसे हम पुनः रोजगार दे सकते हैं ताकि उनके जो परिवार है वो आगे ठीक से चल सकें। जो हमारे वहाँ पर धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों की ठीक से कैसे उसकी हम सुरक्षा कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हमको लेना होगा। जी सर, एक बात होती है हमेशा, खासतौर से पॉलिटिकल लीडर्स के लिए बड़ा एक मुश्किल वाला सवाल होता है कि वो मुख्यमंत्री हों, सांसद हों, मंत्री हों, उन पर लगातार दबाव होता है डेवलपमेंट का, अपने इलाके में डेवलपमेंट का, और फिर वही डेवलपमेंट डिस्ट्रक्शन में बदल जाता है, विकास से विनाश का। और फिर बार बार कहा जाता है कि ये घर बना दिए गए, होटल्स बना दिए गए। ये सब तो आपकी परमिशन से ही मिलता है, मतलब जो बड़े लोग बैठे हुए हैं, अफसर बैठे हुए हैं, सरकार में बैठे हुए हैं, वही लोग परमिशन दे रहे हैं। उनके बिना तो, परमिशन के बिना तो आप ठेला भी नहीं लगाने देते। ऐसा है विजय जी, इसके लिए सख्त होने की जरूरत होगी, सख्त निर्णय की जरूरत होगी जी। और जब तक मैंने कहा ना, क्योंकि जोनल प्लानिंग उसकी करनी पड़ेगी, उसको जोन्स में डिवाइड करके कि भाई ये रेड एरिया है जी। इस क्षेत्र में अगर कोई घर बनाता है, यहाँ पर सरकार की ओर से कोई नक्शे पास नहीं किए जाएंगे। अगर कोई बनाता है तो ये उनकी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी, सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी जी। अगर इतना सख्ती से हम कर सकेंगे तो तभी लोग रुकेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में वैसे भी हमारे पास 13% से कम भूमि है जी, जहां हम अपना
आवास बना सकते हैं, खेती कर सकते हैं। रिहायशी इलाका जो रिहायशी नहीं, ये हमारे पास टोटल लैंड एरिया है जिसमें हम जी। खेती भी करते हैं, जिसमें हमारी रिहायश भी है। जी ये 13% है। जी 73% के करीब तो हमारे यहाँ फॉरेस्ट एरिया है, जी और हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें 12 महीने बर्फ से ढका रहता है। नदियां हमारे यहाँ, ढेर सारी नदियां हमारे यहाँ से निकलती हैं और जो देश को पानी देने का काम करती हैं। जी तो हमारे पास मात्र 13% से भी कम भूमि ऐसी है कि जिसमें हम खेती कर सकते हैं जी। और अपने आवास बना सकते हैं। जी सर, उत्तराखंड के खासतौर से जोशीमठ को लेकर दो बातें हुई, उसको भी आप मुझे समझाइए क्योंकि आप इनको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। एक तो बात हुई कि एनटीपीसी ने जो टनल वहाँ पर बनाई है, जिसको एनटीपीसी का कहना है कि वो जोशीमठ में नहीं है, उससे थोड़ा सा अलग है, उसकी वजह से ये नुकसान हुआ। पहली ये मैं एक सवाल हो रहा है उस पर चर्चा करता हूँ। दूसरा, आपके मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता रही हैं उमा भारती जी, केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह की प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं होना चाहिए। जब वो खुद मंत्री थी तब भी उस पर रोक लगाई थी, और फिर हाइड्रल प्रोजेक्ट को उन्होंने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर भी रोक लगाने की बात की है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, उमा दीदी हमारी बहुत सीनियर लीडर हैं जी वो एक आध्यात्मिक महिला हैं, साध्वी हैं, और उनका अपना एक सोच हो सकता है, अपना अध्ययन हो सकता है। जी लेकिन मैं समझता हूँ कि एनटीपीसी को हम दोष दें। एनटीपीसी तो एक संस्था है जी जो सरकार के द्वारा ही संचालित होती है, जी और इसलिए कोई भी योजना, एनटीपीसी थोड़ी योजना, बना रहे हैं, एनटीपीसी तो जो काम दिया गया उसको बनाने का काम करती वो है, एग्जीक्यूशन पर काम कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन का काम करती है। और मैं समझता हूँ कि जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, हमको इसके बारे में उसका पहले सर्वेक्षण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए कि वास्तव में इसमें एनटीपीसी जो सुरंग बना रही है उस सुरंग के कारण ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस पर विशेषज्ञों से ही राय लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं यही कहूंगा कि उस पर हमको वैज्ञानिकों की राय लेनी चाहिए। जी हाँ, अगर ये लगता है कि इन प्रोजेक्ट्स की वजह से हमारी जो वहाँ की संस्कृति है, एक तरह से वहाँ पर हमारी इतनी आबादी प्रभावित हो रही है, तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि ये प्रोजेक्ट, इस तरह के प्रोजेक्ट फिर नहीं बनने चाहिए। जी लेकिन कुछ लोग विकास के विरोधी हैं, जी वो ऐसे ही बोल देते हैं, जी ऐसे नहीं बोला जाना चाहिए। जी तो विकास और पर्यावरण, ये दो शब्द को आप कंट्राडिक्टरी शब्द मानते हैं या दोनों साथ चल सकते हैं? देखिए, विकास होगा तो विकास हमारा इको फ्रेंडली होना चाहिए। जी हमारी तरफ से कोशिश होना चाहिए कि हमारे इकोसिस्टम को कम से कम नुकसान हो, जी इकोलॉजी को कम से कम नुकसान हो, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि विकास के साथ निश्चित रूप से उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, जी इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कम से कम कैसे किया जा सकता है वो करना चाहिए। उत्तराखंड में इस मामले में मैं बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में तमाम ऐसे पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण प्रेमी हुए हैं। उसी वजह से आज यहाँ पर 73% के करीब फॉरेस्ट एरिया है। इसी वजह से है। जी यहाँ के लोग पर्यावरण का संरक्षण जानते हैं, उन्होंने पर्यावरण का संरक्षण किया है, जी और इसलिए यहाँ पर आप देखिए कि लगातार फॉरेस्ट कवर एरिया भी हमारा बढ़ रहा है। जी इसका कारण ये है कि यहाँ के लोग पर्यावरण के प्रति कितने जागरूक हैं, ये यहाँ के लोग समझते हैं। जी एक और चीज़ जो सर एनटीपीसी टनल के अलावा और हाइड्रो प्रोजेक्ट के अलावा कहा जा रहा है कि जो आपने ऑल वेदर जो रोड बनाई है, हाईवे बनाया है, उससे भी नुकसान हो सकता है या हुआ है, कुछ ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा है कि अभी ऑल द रोड वहां बना ही नहीं है जी, मतलब उस पर जो काम चल रहा है तो लोगों की चिंता है कि भाई इससे भी नुकसान हो सकता। इसीलिए मैंने कहा ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विघ्न संतोषी होते हैं जी, वो इस तरह की बातें उठाते हैं जी, उसका कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तो क्या आप समझते हैं कि जो चल रहा है वैसे ही चलते रहने देना चाहिए? नहीं, देखिए, हम लोग बहुत सेंसिटिव एरिया है। मैंने बार बार मैं एक बात कहता हूं कि हमको हिमालय को समझना होगा। अगर हम हिमालय को नहीं समझेंगे तो हम यहाँ की विविधताओं को नहीं समझ सकते हैं, उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। हिमालय दुनिया का सबसे नया पहाड़ है, शिशु पहाड़ कहा जाता है, नया पहाड़ है, जो दलदला है, जो फ्रजाइल है, जो
उसको हमको समझना पड़ेगा। हिमालय अभी भी ग्रोइंग कंडीशन में है, जी हर साल उसकी 1 सेंटीमीटर के लगभग हाइट बढ़ रही है, जी और सिर्फ उसको समझना होगा। तब हम उसकी जियोलॉजी को हमको समझना पड़ेगा, उसके कैरेक्टर को हमको समझना पड़ेगा, तब हमको किसी निर्णय पर, हम उचित निर्णय पर हम लोग पहुंच सकते हैं। जी सर, कुछ वैज्ञानिकों से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा एक तो ये जो आपदा आई है ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, कि यदि इस दौरान कोई भूकंप आ जाता, वो तो कह रहे थे बल्कि 4.5 तक का भी आ जाएगा भूकंप, तो ये पूरा का पूरा शहर का नुकसान हो सकता है, पहली बात। या बाढ़ भी कोई आ जाए, तेज बारिश आ जाए तो उसका भी नुकसान हो सकता है। दूसरी बात की राय थी कि क्या नया जोशीमठ बनाने के बारे में सोचा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा। देखिए, वैज्ञानिक अगर इस पर अध्ययन करके बता सकते हैं कि अगर ये लैंड जो हमारी जो स्लाइड हो रही है, लगभग ये 1.25 किलोमीटर के आर्क में है, जी और वहां से नीचे जो हमारी अलकनंदा है, नीचे नदी है, जी वहां तक इसका एक लंबाई है, इसके कहें हम लोग। जी तो उसको अगर हम उसको ठीक से प्लान करके और कुछ एरिया अगर स्टेबल किया जा सकता, क्योंकि आज ऐसी टेक्नोलॉजी है दुनिया में और भारत के पास भी है, कुछ एरिया को हम जी ट्रीट कर सकते हैं। जी तो जो एरिया ट्रीट हो सकता है वहां पर उनको वहीं पर हमको सेटल करना सेटल चाहिए, जी जहां पर किया जा सकता है। ठीक है क्योंकि रोजगार, जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो रोजगार खड़ा होने में बहुत समय लगता है, जी, और उस धरती से हमारा मुंह भी होता है, हमारा इमोशनल संबंध होता है। इमोशनल एक एक ईंट रखते हुए इमोशनल अटैचमेंट होता है। कितनी आत्मीयता हमारी उस भवन से हो जी जाती है, उस घर से हो जाती है, सर, एक छोटा सा कि सवाल खाली और हम। आपसे। जी एक जी, छोटा सा सवाल, वक्त कम है। आप उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक रहे हैं। यदि मैं ये पूछूं कि जी। आज त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहते, कुर्सी पर होते, तो जो सरकार कर रही है क्या वैसा ही चलता? नहीं, देखिए, धामी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। जी वो आज वहां पर पूरा दिन उन्होंने अपना पूरे कार्यक्रम रद्द करके, और आज वो वहीं पर हैं। जी वो पहले भी वहां पर होकर आए हैं। जी तो मैं समझता हूँ कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार अच्छे निर्णय ले रही है। जी और मैं भी होता तो मैं भी यही करता, मैं अलग से क्या करता, मैं भी जी विशेषज्ञों की राय को लेकर ही कोई काम करता। जी उनके पास विशेषज्ञों की बड़ी टीम है, सरकार के पास बड़ी टीम है, जी सरकार उनकी राय से आगे काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला न्यूज इंडिया के लिए, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को, जो जोशीमठ को कैसे बचाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा कर रहे थे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है और मिलेंगे सत्य की विजय में। आप कहीं मत जाइएगा।